नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 2 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले 26 और 27 फरवरी। वैसे तो मैं डेली करंट अफेयर्स अपलोड करता ही हूँ, बट कुछ हेल्थ इश्यूज से मैं 26 को अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आज इसी वीडियो लेक्चर में आपके दोनों दिन के करंट अफेयर्स कवर करा के दूंगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के PDF चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको डेली PDF मिलते रहेंगे। अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। वहां पे हम आज के लेक्चर से रिलेटेड MCQs को भी सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि MCQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर आप नॉलेज लो तो उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं रोज़ कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स पढ़ते रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग सीरियसली करंट अफेयर्स पढ़ के उसके आंसर्स कर रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें और उसके बाद आप लोग अपने करंट अफेयर्स के आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो हमें सबसे पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है 26 फरवरी 2024 का, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके, और इसका सिलेबस जाता है साइंस में। हुआ क्या है, केरला जो है उन्होंने रिसेंटली इनिशिएट किया एक ऑपरेशन अमृत। अमृत यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये यहाँ लाया गया है। ये फुल फॉर्म है अमृत का। ये जो प्रोग्राम होता है, यहाँ पे कुछ रूल्स लाए गए इस प्रोग्राम के दौरान, जिसमें डॉक्टर्स जो होंगे, डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं कि कौन सी दवाई लेनी है कौन सी नहीं, तो वैसे आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक लेने जाओगे तो। यानी केरला ने कहा है कि हमारे यहाँ पे जब भी कोई एंटीबायोटिक खरीदने जाएगा तो उसको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक जो गोली है वो नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे देखा गया तो केरला जो है वो काफ़ी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स लेते रहता है देश में, और काफ़ी सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो हम कहेंगे कि क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, ये सब देखेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये सब चीज़ें हम पढ़ते ही है। सबसे पहले तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है ये देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं, इसमें इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी फंगल्स, एंटी पैरासिटिक्स, ये सब आपको लेने होते हैं। तो ये मेडिसिन होती है जिससे आपके अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उसे ट्रीट किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, या आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन होने वाले उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। वो आपके अंदर हो या वो एनिमल्स के अंदर हो या फिर वो प्लांट्स के अंदर हो, तो उनको एंटी माइक्रोबियल्स कहा जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस या फंगी या फिर जो भी पैरासाइट होता है वो दिन ब दिन चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, और अब आपके मेडिसिन को वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर दे। तो जब भी आपके मेडिसिन को वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई ये किस तरह की मेडिसिन है जो मुझे रोक सकते हैं, तो ये सब काम करना बंद हो जाता है। इससे जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करने, और इससे डिजीज़ का स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सीवियर इलनेस भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं लोग, या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलती है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये बढ़ना नहीं चाहिए। यानी जो हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शंस आए हैं, जो भी वायरसेस या फंगस आए हैं, उन सब में ये कैपेसिटी नहीं बननी चाहिए कि वो हमारे जो ड्रग है या फिर हम जो गोलियां ले रहे हैं उसको भी रेजिस्ट कर जाए। तो ऐसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये होता है। अब क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस, जैसे ये लोग ड्रग को रेजिस्ट करने लगते हैं तो एंटीबायोटिक्स और बाकी माइक्रोबियल मेडिसिन जो होती है ये इनफेक्टिव हो जाती है, ये फिर काम नहीं करेगी, और इन्फेक्शन जो होगा ये दिन ब दिन बढ़ते रहेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको ट्रीट करना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR ये नेचुरली होता है वक्त के साथ आगे आगे। हम कहेंगे यूजुअली थ्रू जेनेटिक चेंजेस, जो भी जीन्स में आपके चेंजेस आते हैं या फिर जो भी जेनेटिक्स चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, उससे भी AMR हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लोगों में आपको देखने मिलते हैं, एनिमल्स में देखने मिलते हैं, खाने में हो सकते हैं, प्लांट्स में हो सकते हैं, एनवायरमेंट के में हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर में भी हो सकते हैं। ये कैसे स्प्रेड होते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं, या फिर लोगों के बीच में स्प्रेड होते हैं, या एनिमल्स से स्प्रेड हो सकते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन से भी हो सकते हैं। यानी कोई भी फूड हो जो आप एनिमल ओरिजिन से ला रहे हो, चाहे वो मीट हो या फिर वो मिल्क हो, कोई भी जो भी चीज़ें उससे हो सकता है। तो मेन ड्राइवर्स कौन से हैं, क्यों ये होते हैं माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? क्योंकि मिसयूज़ होना या ओवर यूज़ होना एंटी माइक्रोबियल्स का। अगर आप ज़्यादा ही लेना शुरू कर दोगे एंटी माइक्रोबियल्स को, तो यानी ये एंटीबायोटिक्स अगर ये आप ज़्यादा लेने लग जाओगे मेडिसिन,
तो फिर ये उनको पता है, उनको आदत हो जाती है, आपके बॉडी में जो होते हैं ना उनको आदत हो जाती है उन बैक्टीरिया उन वायरसेस को कि भाई ये एंटी माइक्रोबियल तो मेरे पास हर बार आते रहते हैं और अब मैं उससे फाइट कर सकता हूँ, उसको वो टेक्निक मिल जाती है फाइट करने की, ऐसा समझ लो। अब कैसे हो सकता है, एक तो ज़्यादा गोलियां लेने से या फिर लैक ऑफ एक्सेस क्लीन वाटर है ना, तो क्लीन वाटर ना होना या सैनिटेशन होना, सैनिटेशन का प्रॉब्लम होना, गंदगी होना, हाइजीन, ये सब आपको देखने मिल सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के थ्रू। या फिर पुअर इन्फेक्शन या डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है, ये सब हो गया, फार्म्स हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं। या फिर आपको क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन ना मिलना, वैक्सीन ना मिलना, डायग्नोस्टिक्स ना होना, टाइम पे पता ना चलना कि कौन सी बीमारी हुई है, अवेयरनेस ना होना लोगों में या लोगों को नॉलेज ना होना, या फिर हम कहेंगे कि कोई भी लॉ जो है उनको अच्छे से एनफोर्स ना करना सरकार के तरफ से, या कोई भी जैसे अब ये लाया हुआ है तो इसको अच्छे से एनफोर्स करेंगे तो सब काम बढ़िया होंगे, अदरवाइज ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो ये सब रीजंस है कि क्यों ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं। और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके जो न्यूज़ थी जिसमें प्रेस्क्रिप्शन कंपलसरी कर दी है केरला ने, वो था द हिंदू उसका सोर्स। अब इसी से रिलेटेड दूसरा भी करंट अफेयर है, सेम चीज़ से रिलेटेड है, सेम चीज़ें हैं बट थोड़ा सा चेंज है, शेड्यूल एच और H1 को लेके। करंट इवेंट से ये भी जाता है, केरला ने रिसेंटली आपको पता है अमृत चलाया हुआ, और यहाँ से फिर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जो होता है वो किसी भी एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए ज़रूरी हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा। बैकग्राउंड में जाते हैं तो शेड्यूल H1 जो होता है वो पर्टिकुलरली रेलेवेंट है, जिससे मिसयूज रोका जा सकता है ड्रग्स का, यानी गोलियों का जो मिसयूज किया जा रहा है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए आपको पता है कि यही एक हम कहेंगे सॉल्यूशन है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना है। अभी आपने पिछले ही करंट अफेयर में देखा, अब भी पहले न्यूज़ में, कि वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। अब ये देखते हैं शेड्यूल एच और H1 क्या है। जो ड्रग्स होते हैं यानी जो गोलियां है या जो भी कॉस्मेटिक है, उनका एक एक्ट बना हुआ है 1942 में, इसको ब्रिटिश ने ही पास किया था। ये रेगुलेट करता है कि कौन सी चीज़ें कैसी मैन्युफैक्चर हो सकती है, उसके रूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स, या फिर ड्रग्स जो है वो बेचने के रूल्स, ड्रग्स यानी मेडिसिन बेचने के रूल्स। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स किए, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स किए गए इस एक्ट में, जिसका नाम था द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एक्ट में अलग अलग डिफरेंट शेड्यूल्स में मेडिसिन को डाला है। तो अब हम देखते हैं दोनों शेड्यूल्स। पहला हमको देखना है कि शेड्यूल H1 H क्या है, फिर हम देखेंगे शेड्यूल H1 क्या है, ये दोनों हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले शेड्यूल H ड्रग्स देख लेते हैं। ये जो शेड्यूल होता है उसमें ऐसे ड्रग्स को रखा गया है, यानी ऐसे ड्रग्स की लिस्ट है जो हम कहेंगे बेचे जा सकते हैं ओनली अगेंस्ट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी प्रेस्क्रिप्शन जब डॉक्टर के मिलेंगे उसके बाद ये ड्रग्स बेचे जा सकते हैं जिनको शेड्यूल H में रखा हुआ है। दूसरा प्रोविजन जो है वो आपको फॉलो जो करना पड़ेगा वो ये है कि एक अमाउंट है, कितना अमाउंट में देना है ये प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन करना होगा। जितना प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है उतनी ही गोलियां आपको मिल सकती है। अगर प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है 10 ही गोलियां तो आपको 10 ही गोलियां मिल सकती है। और ये जो होता है जिनके पास लाइसेंस होते हैं, यानी हम कहेंगे बेचने के, उन्हीं को ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइसेंस पार्टीज होती है उन्हीं को ये सप्लाई किए जा सकते हैं। और ड्रग जो होता है लेबल, उसमें आपको टेक्स्ट लिखना होगा RX करके, ऐसा यहाँ पे लिखा होता है। और शेड्यूल H एक ड्रग वार्निंग है। ठीक है, ड्रग वार्निंग भी लिखनी होती है। तो ये है कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल्स ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, ये भी ये सब इसमें चलता है शेड्यूल H में। अब उसके बाद शेड्यूल H1। शेड्यूल H1 क्या है ये देखते हैं। एक नया कैटेगरी ये 2013 में बनाया गया था। ये शेड्यूल H के अंडर ही आने वाली एक कैटेगरी है जिसको शेड्यूल H1 कहा जाता है। ये जो ड्रग्स होते हैं उनको भी प्रेस्क्रिप्शंस के ही तौर पे दिया जाता है। जब आपके पास प्रेस्क्रिप्शन हो डॉक्टर का तभी दिया जाता है। बट इतने चेंजेस है कि फेस एडिशनल रेगुलेशन उसमें और डाले हैं, उसमें और ज़्यादा नियम है शेड्यूल H से भी ज़्यादा। शेड्यूल H1 ड्रग्स जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि एंटीबायोटिक्स को बेचा नहीं जा सकता है ओवर द काउंटर सेल्स आफ्टर इट वॉज नोटेड दैट नंबर ऑफ दिस ड्रग्स कुड बी बॉट फ्रॉम फार्मेसीज अक्रॉस इंडिया विदाउट लिमिटेशन। तो वहाँ कहा गया कि कहीं भी ये बेचे नहीं जा सकते हैं, विदाउट लिमिटेशन भी नहीं बेचे जा सकते। तो पहले ये देखा कि विदाउट लिमिटेशन पहले बेचे जा रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओवर द काउंटर सेल इसका चलेगा, आपको जितना लिखा है उतना ही मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरा है कि इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ये एंटीबायोटिक्स या बाकी ड्रग्स जो होते हैं जो डॉक्टर देते, केमिस्ट देते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मिस्ट नहीं होते हैं, उनको ये अलाउ नहीं है कि वो इसको बेच सके। और आपको बताता हूँ इस कारण ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, या जो टॉलरेंस ऑफ साइकोट्रॉपिक्स है ना वो बढ़ रहा है, क्योंकि
सिर्फ बोलने पे मेडिसिन मिल जाती थी ओवर द काउंटर। आप काउंटर पे खड़े हो जाए, आप बोल दीजिए मेडिकल शॉप में जाके कि मुझे ये गोली दो, और ये दे दी जाती है। इससे बहुत प्रॉब्लम जाता है। तो सप्लाई ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड H1 जो है वो कहीं ना कहीं सेपरेट रजिस्टर में उसके रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। अब मैंने बताया ना एडिशनल चीज़ें इसमें, वो रजिस्टर में लिखना होगा आपको कि कब आपने बेचा था, उसके अलावा नेम और एड्रेस भी लिखना होगा किसको बेचा गया, पेशेंट का नाम लिखना होगा, ड्रग का नाम लिखना होगा, कितने ड्रग दिए वो लिखने होंगे, वो सब चीज़ें आपको लिखनी होगी। और कोई भी अथॉरिटी आके इसका इंस्पेक्शन भी कर सकता है। तो H1 में रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो दोनों अगर बात करें H और H1 ड्रग्स की बात करें, ये दोनों प्रेस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है, बट शेड्यूल 1 जो है उसमें और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आपको देखने मिलते हैं। ये भी आपको पता चलता है कि वो उसका मिसयूज ना हो। एडिशनल लेबलिंग भी यहाँ की जाती है, रिकॉर्ड कीपिंग भी यहाँ पे अच्छे से की जाती है। तो यही है कि हमें अच्छे से रेस्पॉन्सिबली ये सब चीज़ें बेची जानी चाहिए, यही इनका एम है, और हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो H और H1 शेड्यूल को लेके ये एक और करंट अफेयर था, और जिसका सोर्स था द हिंदू। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। इसका भी सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। इंडिया जो होता है, उन्होंने रावी नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से रोक दिया है। इंडिया कंप्लीटली स्टॉप्स रावी रिवर वाटर फ्लो टू पाकिस्तान। यानी आपको ये बताता हूँ कि एक बैरेज बनाया गया, शाहपुर कांडी बैरेज है। ये बैरेज जब बनाया जाता है तो इससे रावी नदी का जो पानी है इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, और इसको जम्मू एंड कश्मीर के बेनिफिट के लिए ही अब हम लोग डाइवर्ट करके वहाँ पे देने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है अंडर द इंडस वैली ट्रीटी, हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वैली ट्रीटी साइन हुई थी, जिससे यही था कि कितने नदी का हम कितना पानी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात थी, हाइड्रो पावर जनरेशन यानी वही इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ करने का इस रीजन का, उसकी बात हुई। तो ये ट्रीटी थी। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक इसके बीच में है जो काम कर रहा है, और इसको साइन किया गया था 1960 में। ट्रीटी जब साइन की गई थी तो इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे। ट्रीटी में लिखा था कि रिवर इंडस जो है और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, ये 5 ट्रिब्यूटरी जो है इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा, एक ईस्टर्न रिवर, एक वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर में रावी, बियास, सतलज आती है, वेस्टर्न रिवर में इंडस, चेनाब, झेलम आती है। इंडिया को कंट्रोल मिला था ईस्टर्न रिवर पे, वाइल पाकिस्तान को कंट्रोल मिला था वेस्टर्न रिवर पे। यानी इंडिया को रावी, बियास, सतलज पे कंट्रोल मिला और पाकिस्तान को इंडस, चेनाब और झेलम पे कंट्रोल मिला है। तो ट्रीटी जो है वो इंडिया को अलाउ करती है कि वो वेस्टर्न रिवर्स को यूज कर सकती है, ठीक है, इरिगेशन के लिए, और अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाई गई थी, ठीक है, वॉज सेटअप। अब यहाँ इंडस क्यों कहा जाता है ट्रीटी को? क्योंकि ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, 5 नदियाँ। तो परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन ने, जिस कारण जो भी डिस्प्यूट रहेंगे दोनों देश में पानी का यूज़ करने को लेके, उसका कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाएगा वो सब डिस्प्यूट्स। इंडिया जो थे उन्होंने वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स भी चला है, जैसे इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया स्टोरेज फैसिलिटीज़, भाखरा डैम जो बनाया गया सतलज पे, पोंग पांडो डैम करके बनाया जाता है, हम कहेंगे बियास पे, थेन या फिर रंजीत सागर डैम बनाया गया रावी पे। ये सब नाम अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द पेयर में भी आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा। और ये जो इनिशिएटिव है इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाए, जैसे बियास सतलज को लिंक किया गया है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसके इंडिया जो होता है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। इंडिया का जो शेयर है 95% ऑफ वाटर्स फ्रॉम ईस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर से इंडिया 95% वाटर यूज़ कर सकता है ये प्रोजेक्ट्स के दौरान। तो ये सब चीज़ें रही हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना तो बहुत नॉर्मल बात है। तो क्वेश्चन तो आएगा इंडस वाटर ट्रीटी पे, क्योंकि अब ये न्यूज़ में रहा। और इसका करंट अफेयर जो था, इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला करंट अफेयर आपको देखने मिल रहा है वो है 6th शेड्यूल को लेके। सिलेबस इसका जाता है पॉलिटी में। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एग्री किया है कि वो एग्जामिन करेगी कि प्रोविजन जो है 6th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, उसको लद्दाख में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो 6th शेड्यूल को लद्दाख में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये अब सरकार सोचने वाली है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसे एग्जामिन करेंगे, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। अब सबसे पहले आप देखते हो कि लद्दाख जो है ये एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, हम कहेंगे 2019 से।
और एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370, इसको पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया 2019 में। और जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो लद्दाख की है वो ट्राइबल है, ट्राइबल लोग वहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। तो 6th शेड्यूल क्या है ये भी देख लेते हैं। 6th शेड्यूल आपको तो पता है कि ट्राइबल जो स्टेट्स है उनके लिए है। तो 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें प्रोविजंस दिए हैं ट्राइबल एरियाज को लेके, ट्राइबल एरियाज को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है ऐसे एरियाज को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखा जाएगा, स्पेशल क्या कर सकते हैं उसके लिए, और उसके लिए ये कहीं ना कहीं 6th शेड्यूल है। और उसमें दिए हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स के बारे में। 6th शेड्यूल जो होता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एनेक्ट किया था 1949 में, और इससे जो ट्राइबल पॉपुलेशन के जो भी राइट्स है, अधिकार है, उसको सेफगार्ड किया जाता है। और इसके चलते कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाए थे, जो ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं वो, ये सब तो हम पॉलिटी में पढ़ते ही है। इसके की फीचर्स की अगर बात करें तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन क्या होता है ये देखते हैं। तो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो भी ये 4 स्टेट्स में ऐसे एरिया है जो ट्राइबल है, फॉर एग्जांपल ये एरिया ट्राइबल है, ये एरिया ट्राइबल है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन बना दिए जाएंगे। ये काफ़ी डिफरेंट, इफ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग अगर ट्राइब्स होंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, तो गवर्नर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट को कुछ ऑटोनॉमस रीजन्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इस रीजन में और अलग अलग ट्राइब्स है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है गवर्नर इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सब काम भी गवर्नर कर सकते हैं। गवर्नर की पावर क्या क्या है ये देखो। गवर्नर जो होगा उसको ये पावर दी है कि वो एरिया डिटरमाइन करेगा, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के वो और ऑटोनॉमस रीजन के, तो इसको कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने का काम गवर्नर का है कि कौन से एरिया को डिक्लेयर किया जाए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या फिर ऑटोनॉमस रीजन। गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजन भी बना सकता है, या फिर कोई भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी जो भी पावर आएगी उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजन की, उसको भी ऑल्टर कर सकता है कि कौन से टेरिटरी तक। फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि अब यहाँ तक एक्सटेंड करना है कुछ एरिया तक, तो यहाँ भी एक्सटेंड करा सकता है, ठीक है। या फिर नाम भी बदल सकता है या नाम भी दे सकते हैं जो गवर्नर है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन के। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजन बनाया जाता है तो वहाँ पे हमें कुछ काउंसिल देखने मिलते हैं। तो वहाँ बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स। तो जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहेंगी, जिसमें 30 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते, मैक्सिमम 30 मेंबर रह सकते हैं। और 4 जो होता है वो तो गवर्नर खुद नॉमिनेट करते हैं, और बाकी जो होता है उसे वहाँ के लोग इलेक्ट करते हैं। 30 में से 4 मेंबर गवर्नर अपॉइंट करते, नॉमिनेट करते हैं, और बचे हुए जो मेंबर्स हैं जितने भी बचेंगे वो सब इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। हर ऑटोनॉमस रीजन में सेपरेट रीजनल काउंसिल होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ट्राइबल एरिया जो है 6th शेड्यूल में वो कौन कौन से है, तो याद रखिएगा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आता है आसाम, पार्ट 2 में आता है मेघालय, पार्ट 2A में आता है त्रिपुरा, और पार्ट 3 में आता है मिजोरम। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से याद रखिएगा। पार्ट 1 में आसाम आता है, जहाँ नॉर्थ कच्चर हिल डिस्ट्रिक्ट ये बनाया गया है। देखो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं जहाँ ट्राइबल यानी आदिवासी लोग हैं वहाँ, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाला जाता है। दूसरा है करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 देखने मिल रहे हैं आसाम में। फिर आते हैं मेघालय, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 3 देखने मिलते हैं। पार्ट 2A जो कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट 1, और पार्ट 3 मिजोरम में चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट और लाई डिस्ट्रिक्ट, ये 3 देखने मिलते हैं। तो इन सब के नाम अच्छे से याद रखिएगा। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल ऐसे 12 शेड्यूल्स है, याद रखिएगा। इसमें से ये 6th नंबर का शेड्यूल है ना। हम वैसे पॉलिटी में हर शेड्यूल को पढ़ते ही है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। तो अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। क्वेश्चन 1 है, जो प्रोविजन है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्यों बनाए गए? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, determine the boundaries between state, determine the powers, authority and responsibility of panchayats,
और डी है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स। जो भी सही ऑप्शन आपको लग रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें, वो है पेयर्स को लेके। एक जगह एक कॉलम में आपको दिए रिजर्वायर्स, दूसरे में दिए हैं रिवर्स। रिजर्वायर है पहला भाखरा और रिवर है सतलज, दूसरा है पोंग, रिवर है बियास, तीसरा है थेइन और रिवर है रावी। कितने करेक्टली मैच्ड है पेयर्स ये आपको बताना है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। अब बारी है कि उस जो हमने पिछला करंट अफेयर पढ़ा था उसके क्वेश्चंस देखने के 24 फरवरी के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था सी और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था बी। तो जो हमें 27 फरवरी 2024 का करंट अफेयर देखने मिल रहा है पहला, वो है लेबनान को लेके और ये जाता है ज्योग्राफी में। अब हुआ क्या है, ज्योग्राफी में भी जा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जा सकता है, काफ़ी सारे जगह पे जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अब इजरायली मिलिट्री ने ये कहा है कि हमारा जो एयरफोर्स है उन्होंने मंडे को टारगेट जो थे मिलिटेंट हिजबुल्लाह ग्रुप के, उसे ख़त्म कर दिया है, उसे रोक दिया है, उसे डिप इनसाइड लेबनान में। तो लेबनान जो होता है ये न्यूज़ में आ गया। अब बैकग्राउंड देखते हैं, जो स्ट्राइक्स थी ये अमंग द डिपेस्ट इनटू लेबनान था। सिंस इजराइल हमस वॉर जब से शुरू हुआ तब से ये सबसे खतरनाक एक स्ट्राइक रहा है जो 4 महीने पहले शुरू हुआ था, इजराइल हमस वॉर। तो हम कहेंगे कि दे कम अ डे आफ्टर इजराइल्स डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि वो कुछ ना कुछ अटैक करेंगे हिजबुल्लाह पे, इवन इफ अ सीज फायर इज रिच्ड विथ हमस इन गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप पे भले ही रोक दिया हो फायर, बट हम यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है उन पे अटैक तो करने ही वाले हैं। तो हिजबुल्लाह जो उन पे अटैक हुआ इसलिए लेबनान न्यूज़ में आ गया। ये यहाँ पे आप लेबनान देख सकते हो, लेबनान। अब ये लेबनान की अगर बात करें तो ये ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ लेबनान इसको कहा जाता है, लेबनान को। ये एक देश है इन द लेवेंट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, है ना। वेस्ट एशिया में आपको ये रीजन, एक लेवेंट रीजन में आपको देखने मिलने वाला एक कहीं ना कहीं एक देश है। इसकी बॉर्डर देखी गई थी, इसके बॉर्डर में नॉर्थ में सीरिया है और ईस्ट में इजराइल है साउथ में, एंड मेडिटेरेनियन सी है वेस्ट में। देखो अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ आप जैसे देख रहे हो सीरिया, यहाँ लेबनान के नॉर्थ में बात कीजिए या ईस्ट में बात कीजिए, ये सीरिया है, नॉर्थ या फिर ईस्ट में। ओके, सो दिस इज लेबनान और यहाँ पे सीरिया नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी। उसके अलावा इजराइल आपको देखने मिलता है साउथ में, मेडिटेरेनियन सी है वेस्ट में। लेबनान का जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है वो है बैरूत करके, ठीक है। उसके बाद त्रिपोली और जॉनई करके ये 3 शहर आपको बड़े बड़े देखने मिलते हैं। लेबनान ये फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का और अरब लीग का, ये मेंबर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी ये मेंबर है। इसका जो बॉर्डर लगा है विद इजराइल ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, ये डिस्प्यूट है बाय लेबनान इन अ स्मॉल एरिया कॉल्ड शिबा फार्म्स। तो यहाँ पे डिस्प्यूट चलता है लेबनान का, जो भी हम कहेंगे कि एरिया जो इजराइल ने ऑक्यूपाई किया उसको लेके, गोलन हाइट्स ये एरिया है। तो हम कहेंगे कि डिस्प्यूटेड बाय लेबनान इन अ स्मॉल एरिया, यहाँ पे आपको देखने मिलता है बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है शीबा फार्म्स करके जो एरिया है वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है। लेबनान जो कि ज्योग्राफी का पार्ट बनता है, लेबनान के कौन कौन से बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज है देख लीजिए, कौन सा सी लगा हुआ है वो देख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसका सोर्स था एसोसिएटेड प्रेस। आगे जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लेकर और इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली स्टे लाया है, एक सिंगल जज ऑर्डर पास किया गया था, यानी एक सिंगल जज ने ऑर्डर पास किया था जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट था। इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सीज, है ना, जो प्रॉपर्टी सीज की जाती है ना, जो भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है, तो उसके ऊपर एक फैसला सुनाया गया था, सिंगल जज ऑर्डर था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लाया हुआ है, इसको रोक दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये न्यूज़ में आ गया। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो ऑर्डर था वहां पे ये कहा गया था कि इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द पीएमएलए एक्सटेंड्स बियॉन्ड 365 डेज, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, वो अगर 365 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ विदाउट रिलेटेड प्रोसीडिंग, तो ईडी जो होता है उनको जो भी प्रॉपर्टी आपने सीज की है ओनर की वो वापस करनी होगी अगर आप इतना टाइम लगाओगे। तो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन भी बताया पीएमएलए प्रोविजन का, जिसने ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिव पावर्स और इंडिविजुअल राइट्स जो है इसमें बैलेंस बना के रखना है। आप दूसरों की प्रॉपर्टी छीन के उनके राइट्स नहीं छीन सकते हो और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन आपको फास्ट करने चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, दूसरों की प्रॉपर्टी सीज करके नहीं रखनी चाहिए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये सबसे पहले देख लेते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है। जैसे आप कपड़ों की लॉन्ड्रिंग करते हो ना, जब मैले हुए कपड़े उसको वाइट करके लाते हो, वैसे जो खराब पैसा होता है, ब्लैक मनी, ब्रोटी मनी, उसको कहीं ना कहीं वाइट किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें इलीगली ऑब्टेन मनी जो है, आपने जो पैसा कमा के रखा है, उसको बैंक में इतने अलग 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 अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है कि कहाँ से उसका ओरिजिन था यही पता नहीं लगता है। तो बार बार उसको सीक्वेंस ऑफ बैंक ट्रांसफर्स होते हैं या कमर्शियल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है कहीं और से आया बिजनेस से, जबकि वहां से नहीं आता है। तो गोल जो है वो वही है कि जो भी पैसा होता है उसको कहीं ना कहीं लेजिटिमेट और क्लीन बनाना। मनी लॉन्ड्रिंग का एम एक ही होता है इन लोगों का कि उस खराब मनी को एक क्लीन मनी करके दिखाना कि मैंने यहाँ से कमाया, वहाँ से कमाया। मनी लॉन्ड्रिंग में अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे शेल कंपनीज का यूज़ किया जा सकता है, ऑफशोर अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होता है वो आप झूठे दिखा के काम कर सकते हैं। तो काफ़ी कंपनीज का भी यूज़ किया जा सकता है। उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे या फिर उसमें पैसा लगाएंगे और वहाँ से ये पैसा वाइट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे अकाउंट रहेंगे जो पता नहीं चलेंगे, ऑफशोर अकाउंट है, कुछ छोटे मोटे लोगों के अकाउंट है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के उसको वाइट करते जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे काम चलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, इसको इनैक्ट किया था 2002 में, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जाता है। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी भी छीनी जा सकती है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी ने कहीं से गलत मीन से पैसे कमाए और फिर उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में पैसे नहीं दिख रहे बट प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसने कोई डर्टी मनी का यूज़ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी, जिस ऐसे खराब पैसे से उसने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी उस प्रॉपर्टी को भी छीन लिया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को रोकना और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होता है वो लीगली हो रहे हैं कि नहीं ये देखना, जिससे इंटीग्रिटी और फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा रह सकता है। कोर प्रोविजंस की अगर बात करें पीएमएलए के, तो सबसे पहले ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी ये जो एक्ट है इसके चलते ये मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है, क्राइम बनाया गया है। इसमें पनिशमेंट भी दी है कि कितनी कौन सी पनिशमेंट हो सकती है आपको, जेल या जो भी है, जो लोग ये काम कर रहे हैं। अटैचमेंट करना, एडजुडिकेशन करना है या कन्फिस्केशन करना। अटैच करना यानी जो प्रॉपर्टी होती है जब वो केस चलते रहती है तो उसको अटैच कर दी जाती है और जो भी व्यक्ति के वो पैसे लिए थे उसको उस प्रॉपर्टी को बेच के उस व्यक्ति के वो पैसे या जहाँ से भी जो पैसा आया था उसको वापस दे दिया जाता है। तो है ना, यही है एडजुडिकेशन यानी फैसले सुना, अटैचमेंट यानी प्रॉपर्टी अटैच करके वहां से पैसे निकालना, कॉन्फिस्केशन यानी दूसरों की प्रॉपर्टी जो होगी जिसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाई उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना। ये सब भी काम यहाँ चल सकते हैं इस एक्ट के चलते। ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज भी यहाँ पे, जैसे बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो या इंटरमीडियरीज हो जो बीच में काम कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, उनको भी कुछ ऑब्लिगेशन डाले इस एक्ट के अंडर कि आपको कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं। समन्सेस निकाले जा सकते हैं यानी आपको बुलाया जा सकता है, जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको, उनके सर्च वारंट निकल सकते हैं, सर्च की जा सकती है उनकी जो भी जगह है वो सब, या फिर सीज भी की जा सकती है इनकी प्रॉपर्टीज। तो ये सब भी करने के पावर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देता है अथॉरिटीज को। उसके अलावा यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स। ये एक्ट ने कुछ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बना के दिए हैं, यानी अपील में आप वहाँ पे जा सकते हो अगर आपको कोर्ट का फैसला ठीक नहीं लगा तो नीचे के कोर्ट का, या फिर आप स्पेशल कोर्ट भी यहाँ पे बनाए गए ताकि यहाँ की केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व हो। ईडी जो होता है वो ऑपरेट करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो आता है वो। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन करना जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऑफेंसेस को, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करना नेशनल लेवल पे। तो ईडी यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो इस लॉ के लिए काम करता है, इस एक्ट के लिए काम करता है। तो इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए न्यूज में रहा और इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। अगला करंट अफेयर देखने मिलता है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज को लेके। इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। इंडिया और जापान ने 2 वीक मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है वो शुरू कर दिया है। 2 हफ्ते तक इंडिया और जापान मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यही है कि दोनों मिलके काम करेंगे, अपनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस यहाँ पे पता चलेगी कि कितने अच्छे से हम काम कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी यानी दोनों मिलके किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से ऑपरेशंस पूरे कर सकते हैं, और बायलैटरल रिलेशन भी बनेंगे। बायलैटरल यानी 2 देशों के बीच में बनाए हुए रिलेशंस। अब ये धर्मा गार्डियन है क्या, ये देख लेते हैं। तो ये जो धर्मा गार्डियन है ये एक एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। 5th एडिशन है इस एक्सरसाइज का जो कि 25 फरवरी 2024 से शुरू हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। इंसेप्शन
ऑब्जेक्टिव और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखना है। इंसेप्शन है कि इसको इनिशिएट किया था 2018 से दो देशों के बीच में। ऑब्जेक्टिव है कि हम दोनों की इंटरऑपरेबिलिटी बनाना, दो देशों के बीच में अच्छे से ऑपरेशंस चले ये देखना, और पार्टनरशिप बनाना अच्छी इंडिया और जापान के बीच में। अगला है ऑल्टरनेटिंग लोकेशन। एक्सरसाइज जो होती है वो अल्टरनेटली इंडिया और जापान में ली जाती है, एक बार जापान में एक बार इंडिया में। तो दोनों कंट्री के ट्रूप्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ट्रेनिंग जो है वो साथ में ले सके और अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते और एक दूसरे से सीख सके। अगला है फोकस एरिया। इस एक्सरसाइज में सोल्जर जो होते हैं उनकी टैक्टिकल ड्रिल होती है, जिसमें हम कहेंगे ऑपरेटिंग बेसिस जो है वहाँ से ये लोग काम करते हैं उसको बनाते हैं। कुछ ग्रिड्स बनाए जाते हैं, व्हीकल चेक पोस्ट भी बनाए जाते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिसिंग कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी यहाँ कराए जाते हैं और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी यहाँ चलाए जाते हैं। यानी वो काफ़ी सारे, अब आपको तो पता है कि देखिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि भाई व्हीकल्स पे वर्क करना और ये सब करना जब दो देश साथ में मिलकर काम कर रहे हो। जैसे वेपन एग्जीबिशन लगाया जाएगा, वहाँ पे इन दोनों के एग्जीबिशंस में वेपन्स रखे जाएंगे, कितने बेस्ट वेपन्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया रखेंगे आत्मनिर्भर भारत के चलते कि हम लोगों के देश में बनाए हुए कौन से वेपन्स है, और म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों को, है ना। दोनों भी मिलके काम करेंगे तो दोनों की भी सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से धर्म गार्डियन करके जो एक्सरसाइज है ये न्यूज़ में रही और इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं और वो है अफ्रीकन यूनियन को लेके। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में अफ्रीकन यूनियन ने हिस्टोरिक बैन लगा दिया है क्रूएल डोंकी स्किन ट्रेड पे। तो जो स्किन निकाली जाती थी डोंकी की क्रूएल्टी के साथ और उसको जो बेचा जाता था उसके ऊपर अफ्रीकन यूनियन ने बैन लगाया है। अब अफ्रीकन यूनियन क्या है ये देखना होगा, तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे पहले तो डिमांड जो है कि एनिमल की स्किन जो होती है वो कहीं ना कहीं जैसे कि पॉपुलैरिटी ऑफ एंशियंट चाइनीज़ मेडिसिन जो है उसके चलते वो स्किन निकाली जाती थी। एजियाओ करके मेडिसिन है, तो ये डोंकी के हाइट से बनती थी। अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स एस्टिमेट पॉपुलेशन यानी 53 मिलियन डोंकी जो होते हैं ये अफ्रीका में है, और लोग जो होते हैं वो काफ़ी गरीब है और रूरल कम्युनिटीज़ है, गाँव में रहते हैं। तो उनका यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पानी, खाना या फिर बाकी गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। डोंकी की हत्या कर दी जाती है उसके स्किन के लिए। इससे अफ्रीकन्स की लाइवलीहुड है जो भी वो कमाते थे डोंकी के थ्रू वो ख़राब होने लग गई। और कहीं ना कहीं जो कॉन्टिनेंट का कल्चर है, बायोडाइवर्सिटी और आइडेंटिटी ये भी खतरे में आ चुकी है। तो अफ्रीकन यूनियन जो होता है इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। अफ्रीकन यूनियन जो होता है इसको 2002 में बनाया गया था। ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है यानी एक कॉन्टिनेंट में बनाई हुई बॉडी है अफ्रीकन कंट्रीज़ की। इसमें 55 मेंबर स्टेट्स है जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैं, और ये इसके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, उसका ये सक्सेसर है। यानी इसके बाद ये अफ्रीकन यूनियन आया हुआ है। इसको 1963 से 1999 के बीच में इसने काम किया है। उसके बाद ये बंद हो गया और 2002 में फिर अफ्रीकन यूनियन आया। अफ्रीकन यूनियन का प्राइमरी गोल एक ही है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना, दो जितने भी कॉन्टिनेंट में देश है उनके। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो ताकि पॉलिटिकली भी हम स्टेबल हो जाए और इकोनॉमिकली भी ये पूरे देश जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके एक दूसरे को, ये देखा जाता है। उसके अलावा डेवलपमेंट को बूस्ट करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, अफ्रीका को ग्लोबल इकोनॉमी पे लाके छोड़ना, ये सब कहीं ना कहीं काम चल रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है उसका सेक्रेटरीट जो होता है उसको अफ्रीकन यूनियन कमीशन कहा जाता है। ये एडिस अबाबा में आपको देखने मिलता है। तो लार्जेस्ट सिटी यूरोपियन यूनियन की जो है वो है लागोस जो कि नाइजेरिया में आती है, और लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो कैरो करके है इजिप्ट। ये सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड यानी शहरीकरण यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है अफ्रीकन यूनियन में के देशों में से ये जगह पे। तो ये अफ्रीकन यूनियन जो है ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था BBC। अब अगला करंट अफेयर देखते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके। इसका सिलेबस जाता है GS3 में। पार्लियामेंट्री पैनल जो होता है उन्होंने काफ़ी बड़ा एक कंसर्न यहाँ पे उठाया है कि काफ़ी बड़ा इशू हुआ है हैंडलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को लेके देश में। यानी जो भी प्लास्टिक के वेस्ट आ रहे हैं उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया जा रहा है। तो ये सब आपको देखने मिल रहा है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल
कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है। बैकग्राउंड ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उन्होंने एक 57 पेज की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी इफेक्टिव मेजर नहीं लिए जा रहे हैं जिससे हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक सके। इसके खतरा जो है वो लोगों तक जो हो रहा है, लोगों को होने वाला है, उसको हम रोक सके। प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन जो होता है उसका मतलब है कि प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको एनवायरमेंट में लाना, जिस कारण काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे इकोसिस्टम पे, वाइल्ड लाइफ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, या फिर पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है। अब इश्यूज क्या क्या है रिलेटेड प्लास्टिक पोल्यूशन, तो लाइक मच ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो होता है वो भी स्ट्रगल कर रहा है कि भाई ये जो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक है, ये जो वेस्ट आ रहा है, हम इसको कहाँ डालें। हमारे हर लाइफ में हर चीज़ में प्लास्टिक है, हमारे टूथब्रश से लेके डेबिट कार्ड तक की चीज़ों में प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो हम कहेंगे कि लिटिल 10,000 टन्स अ डे ऑफ प्लास्टिक रिमेन्स जो होता है वो अनकलेक्टेड है। 10,000 टन्स अ डे, सोचिए कितना सारा प्लास्टिक है जो कलेक्ट भी नहीं किया गया है। इंडिया की पैकेजिंग इंडस्ट्री जो होती है वो बिगेस्ट कंज्यूमर है प्लास्टिक की। पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है। 2020 की स्टडी ने कहा है कि इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उससे $133 बिलियन वर्थ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो कहीं ना कहीं यूज हुआ है, यानी हम कहेंगे वो वेस्ट हुआ है। तो इंडिया प्रोजेक्ट अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट, कितना लॉस हुआ है, $133 बिलियन वर्थ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल वैल्यू। ये आने वाले 10 साल में ये होगा। तो ये जो भी चल रहा है अनसस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग जो होती है उसके चलते ये हो सकता है। तो ये जनरल पैकेजिंग होती है, सिंगल यूज़ किया जाता है प्लास्टिक और ये पैकेजिंग करती है, बट इतना ज़्यादा लॉस हमें हो सकता है ये पैकेजिंग्स के कारण। तो वही है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्मफुल है ना, और हम इसको अगर रोके तो इतना पैसा एक्स्ट्रा का आपको लगेगा, प्लास्टिक सस्ते में मिल जाता है। पॉपुलैरिटी है, जैसे ऑनलाइन रिटेल है, फूड डिलीवरी ऐप है। हम कहेंगे कि जो बड़े बड़े शहरों में है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया के बिगेस्ट ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्टअप जैसे स्विगी और जोमेटो जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि अबाउट 28 मिलियन ऑर्डर्स अ मंथ वो लेता है, और इसमें कितने प्लास्टिक यूज़ होते होंगे ये सोचिए। तो प्लास्टिक्स जो होता है इससे ये हम कहेंगे वर्ल्ड्स टाइनिएस्ट ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट कर सकता है, छोटे से छोटे। जब भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको पॉइजन हो जाता है ड्यू टू प्लास्टिक इंजेशन, यानी इनके अंदर जब प्लास्टिक जाता है तो इनको हो जाता है प्रॉब्लम, और इस कारण प्रॉब्लम बड़े एनिमल्स को होने लगता है जो उनको खाते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना कह के। तो उसके बाद बड़े बड़े आइटम्स जो होते हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग्स और स्ट्रॉ जो होते हैं वो चोक कर सकते हैं मराइन लाइफ को। तो मरीन लाइफ जो है, जैसे कि पानी वाली जो पानी में जाएगा प्लास्टिक, तो वहाँ के भी हम कहेंगे कि प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे छोटे मोटे जो प्लास्टिक होते हैं जिसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, उससे लीवर खराब हो सकता है, जो पानी में रहने वाले एनिमल है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डैमेज उनको हो सकता है, और डायरेक्टली वो ब्लू इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी यानी पानी से रिलेटेड इकोनॉमी को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, एक काफ़ी शॉकिंग रिसर्च बताया 2018 का, उन्होंने कहा है कि माइक्रो प्लास्टिक जो होता है 90% ऑफ बॉटल वाटर में प्रेजेंट है, और प्लास्टिक टॉक्सिसिटी से जो ह्यूमंस होते हैं उनका हार्मोनल डिसरप्शन हो सकता है, और रिप्रोडक्टिव और बर्थ आउटकम्स भी खराब हो सकते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि जितना प्लास्टिक के पानी बॉटल का पानी कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हेल्थ खराब हो सकती है, ये भी बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इंडिया किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काम करेगा ये देख लेते हैं। तो इंडिया जो होता है उसमें एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को लेके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के जून 2022 में। मोबाइल ऐप है सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवियंस रिड्रेसल को लेके, जिसमें आप कंप्लेंट्स लिख सकते हो अपनी, और सिटीजन को भी एम्पावर किया गया था कि जो भी सेल कर रहा है, जो भी यूज़ कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी ये जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उनके एरिया में उनकी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स भी बनाए गए थे 2022 में, जिससे मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टॉकिंग यानी स्टॉक करके रखना उनको, या फिर हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, ये सब रोका गया था जुलाई 1, 2022 से। और इससे कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई थी कि प्रोड्यूसर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी कहीं ना कहीं एक्शन ले, वो भी रोकने में कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग देयर प्रोडक्ट्स,
अपॉन एंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम, ये सब चीज़ें उनको देखनी है कि क्या कहाँ सर्कुलेट होने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ से प्लास्टिक उसमें ऐड किया जा रहा है, हर चीज़। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जो होता है ये पहला एक पैक्ट है एशिया में, और प्लास्टिक्स पैक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं एम्बिशियस और कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, जिससे हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है प्लास्टिक पैक्ट। और इसके चलते बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं साथ में आके, जितने भी लोग हैं ना जो जो अब इन्वॉल्व है ये प्लास्टिक की चीज़ों में या मैन्युफैक्चरिंग में या जो भी इसमें, वो खुद मिलके साथ में आके रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी प्लास्टिक आया उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं एक मटेरियल वैल्यू चेन बना के। तो प्रोजेक्ट रीप्लान भी लाया गया है जिससे रिड्यूस, उसका फुल फॉर्म है रिड्यूस प्लास्टिक इन नेचर, ये है प्रोजेक्ट रीप्लान। इसको खादी और इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया था और इसका एम यही था कि प्लास्टिक बैग्स को ख़त्म करना और उसका दूसरा अल्टरनेटिव निकालना, हो कागज़ की हो या कपड़े की हो। तो इस तरह से प्लास्टिक से हमें काफ़ी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके प्लास्टिक उसके अंदर जाने से एक बड़े ऑर्गेनिज्म में जाएगा और बड़े ऑर्गेनिज्म से हमारे अंदर जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ों से बच के रहना है। और ये करंट अफेयर जो इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को देखने की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री rejoined African Union in 2017 despite some countries opposing it due to question over dispute territory of Western Sahara। ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो कौन से देश है? तो ये पहला ऑप्शन है अल्जेरिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है मोरक्को और चौथा है मॉरिशियस। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका क्वेश्चन है exercise Dharma Guardian is annual joint military exercise between Indian Army and Defence Force of A Maldives, second Australia, third France और fourth Japan। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है with reference to Prevention of Money Laundering Act consider the following statements। First is act criminalizes disguising the origin of illegally gained money। Second, the act allows for confiscation of property involved in money laundering। Third is Enforcement Directorate ED is primarily authority responsible for investigating and prosecuting money laundering offense under PMLA। How many of the above statements are correct? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन? सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इसके जो भी आंसर्स रहेंगे ये दोनों भी जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल 5 क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स में, ये आपको इसके आंसर्स जो होते हैं वो आपको अगले जो करंट अफेयर का लेक्चर रहेगा उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।